देखिए, मैं इस तरह से भारत की राजनीति का मैं इस तरह से अतिरंजित होकर आकलन नहीं कर रहा हूं और हम लोग पूरी वस्तु स्थिति का ठीक ठीक आकलन भी कर रहे हैं, ठीक ठीक समझ भी रहे हैं। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी और मोदी जी का पूरा कुनबा इस देश की राजनीति को एक साइकोलॉजिकल वॉर में कन्वर्ट कर रहा है और परसेप्शन मेकिंग का काम कर रहा है और प्रबंधन का काम कर रहा है। नहीं तो 100 यानी कि आप सीधे परसेप्शन पर जा रहे हैं और आप अगर 100 करोड़ में 5 लाख आदमी आप जोड़ लेते हैं, मैं इस बात पे बड़ा हास्यास्पद है मामला। मुकेश जी, बड़ा हास्यास्पद है मामला। देखिए, ये आरोप है। हाँ, तो मतलब ऐसा है, मैं स्पष्ट कर दूं, अभी मुकेश जी जो आरोप लगा रहे बार बार, इनकी और केजरीवाल जी की भाषा में कोई फर्क ही नहीं है। ये तो आरोप से कुछ नहीं होता। बाकी इन्होंने महत्वपूर्ण बात अभी कही है जी, सबसे महत्वपूर्ण बात कही, देश की राजनीति और उसकी चिंताओं की बात जो की, तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, 10 लाख लोगों को स्किल डेवलपमेंट देंगे, 18,000 को इस सरकार ने दिया। तो मतलब कई चीजें हैं। तो मतलब मैं इसको बार बार स्पष्ट करके रख रहा हूं कि आप मानते हैं देश बहुत बढ़िया चला है 10 साल के शासनकाल इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई आज अपना दमखम दिखा रहा है। नहीं चला है और भीड़ आ रही है मोदी जी की रैलीज में। यही बात है। राजीव जी, अचानक बिहार में नीतीश कुमार जी का ये कहना कि भाई विशेष राज्य का दर्जा दो, नहीं तो हम बिहार बंद करा देंगे। आप भी तो वही राजनीति कर रहे हैं। आप भी तो चाहते थे कि रामविलास जी जरा आपसे हाथ मिला लेते। अगर मान लीजिए, आप भी तो चाहते थे कि भाई आरजेडी में टूट हो जाए। आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। आप कहां पाक साफ हैं? देखिए अजय कुमार जी, जहां तक बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का सवाल है, ये बिहार भी तो चाहते थे कि भाई आरजेडी में टूट हो जाए। आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। आप कहां पाक साफ हैं? देखिए अजय कुमार जी, जहां तक बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का सवाल है, ये बिहार की अस्मिता और बिहार के स्वाभिमान का सवाल है। 65 वर्षों के गैर बराबरी, बेईमानी और जो बिहार के साथ जो दोहरे मानदंड अपनाए गए हैं, देखिए राजीव जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, ये तो एक अलग मामला। ये ऐसे चुनावी स्टंट आप लोग बना रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। ये पिछले 2 साल से आप लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा, अजय कुमार जी, आप लोगों ने 2 साल से इस पर बहुत काम करना शुरू किया। उसके पहले क्या बात करते थे आप? आपने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को सुना है जी? नहीं, हाँ, बोलिए अजय कुमार जी, हम लोग पिछले 2006 से बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर बात कर रहे हैं जी। 2 बड़े सवाल हैं जो एक राष्ट्रीय जनता दल के अंदर के असंतोष को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बातें कही गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का अप्रत्यक्ष गठजोड़ बिहार में जगजाहिर है। केवल विधानसभा के पर इन्हें हाथ मिलाने की देरी है और मुझे लगता है ये काम भी इन्हें पूरा कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर अगर असंतोष है तो इसकी जवाबदेही लालू प्रसाद यादव जी पर है कि वो इस असंतोष को कैसे खत्म करेंगे। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। चलिए, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आत्ममुग्ध होने का सवाल है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी। दिल्ली का सफर जब आप कांग्रेस से उनका मुकाबला दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर भाजपा अच्छी स्थिति में दिखेगी। लेकिन देश कांग्रेस और भाजपा के लिए केवल नहीं है। देश में आप तमाम सर्वे जिनको कि हम नहीं मानते हैं, तमाम तरह के चीजों के बाद भी वो कहते हैं कि 200 से ज्यादा सीटों पर अन्य राजनीतिक दल हैं, उनकी उपस्थिति होगी आने वाले लोकसभा में। आप क्यों उनकी उपस्थिति को नकार रहे हैं? अगर इस लड़ाई को कौन नकार रहा है? भारतीय जनता पार्टी, राजीव जी कौन आपकी पार्टियों की तरफ आपकी उपस्थिति को कौन नकार रहा है? राजीव जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अगर यही ओपिनियन पोल, यही सर्वे जो तमाम लोग देखिए, जिसके पक्ष में होता है वो प्रफुल्लित होता है, जिसके पक्ष में नहीं होता है उसे वो बेकार नजर आता है। अगर मान लीजिए कि यही ओपिनियन पोलर सर्वे आपको बिहार में बढ़त देते हुए दिखाई देते और कहते कि 2/3 सीट आपके हाथ में आ रही है, तो आप उसी का बखान करते दिखाई देते। मैं गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, देखिए अजय जी, सबसे बड़ी देखिए एग्जिट पोल, राजीव जी, सुविधाजनक स्थिति नहीं होनी चाहिए। चुनाव परिणाम से उनकी तुलना करके उनकी प्रामाणिकता की गणना हो सकती है, लेकिन ये बीच के सर्वे कहीं ना कहीं नहीं, वो बात छोड़िए, मैं सर्वे की बात छोड़ता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि राजनीति करने में आप भी कहां पीछे हैं? आप भी तो सहयोगी ढूंढते हैं। आप भी तो बीजेपी के साथ सहयोग चला ही रहे थे ना, जब तक नरेंद्र मोदी का नाम सामने नहीं आया। आप कौन से दूध के धुले हैं? हमने कब कहा कि हम
सहयोग के रास्ते तो लोकतंत्र में बराबर खुले होने चाहिए। तो अगर आज राजीव जी अगर आज रामविलास पासवान आज बीजेपी से हाथ मिलाना चाहते हैं तो आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? मैंने तो कोई तकलीफ जाहिर नहीं की। मैंने केवल कहा कि भारतीय जनता पार्टी डेस्परेट दिख रही है। वो संदेश देना चाहती थी कि नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के बाद वो एक प्रभावी गठजोड़ बनाने की स्थिति में होगी, लेकिन उसके सपने पर कुठाराघात हुआ। देश के राजनीतिक दल उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए प्री पोल अलायंस सिकुड़ रहा है उनका। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, डेस्परेशन इसमें हमारी कहीं नहीं दिखती। डेस्परेशन अगर बिहार की पॉलिटिक्स में दिखती है तो जब 13 विधायक छोड़ के जाते हैं आरजेडी से, स्पीकर बिना उन्हें मिले उनको एक अलग दल या सेपरेट घोषित कर देता है, 6 उनमें से लौट जाते हैं, तो जहां पर आरजेडी के ऊपर प्रश्न उठाने से पहले जेडीयू को भी थोड़ा आत्मचिंतन करना पड़ेगा। ये कैसे लोग थे जो आ रहे थे तुरंत और 6 वापस चले गए? तो मतलब ये मुझे लगता है इस ज्ञान पर भाजपा के ऊपर में कमेंट करना कहीं नहीं बनता। दूसरी बात है कि मुकेश जी को मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि इस पूरे 10 साल में ये भारत के इतिहास में 1947 से अब तक पहला कार्यकाल है जहां आप सोनिया गांधी जी की तारीफ कर रहे थे, मनमोहन जी, कि हमारा प्रधानमंत्री इलेक्ट होकर नहीं आया है, सेलेक्ट होकर आया है। और शायद ये सिलेक्शन ना केवल राज्यसभा तक ही सीमित है। चलिए आइए इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक छोटी सी रिपोर्ट और आपके सामने पेश कर देते हैं। जैसे ही ये सुगबुगाहट तेज हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ रामविलास पासवान की पार्टी से हो सकता है, बिहार की राजनीति अचानक गर्माती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार इकाई है वहां पर जरा असंतोष बनता हुआ दिख रहा है। मुखालिफत के स्वर वहां पर जरा मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है नलिन जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, जब गठजोड़ की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। एलजेपी और बीजेपी के बीच गलबहियों के साथ सियासत में एक बार फिर सांप्रदायिकता का मुद्दा उठा है और जोर शोर से उठा है। कभी एनडीए का हिस्सा रहे रामविलास पासवान तमाम गिले शिकवे भुलाकर एनडीए के कुनबे में वापसी की तैयारी में हैं। उन्होंने 2002 के दंगों के बाद मोदी की मुखालफत में गठबंधन छोड़ा था और अब उनकी वापसी ऐसे वक्त में होती दिख रही है जबकि बीजेपी नमो नमो का राग अलाप रही है। ये और बात है कि ये राग नीतीश को रास नहीं आ रहा। दंगों के बाद भी बीजेपी के साथ सत्ता का सुख भोगने वाले नीतीश अब धर्मनिरपेक्षता का डंडा उठाए हैं और उनके सिपह सालार ऐसे मौकों पर कुछ ज्यादा ही हमलावर हो जाते हैं। जेडीयू को नुकसान इसलिए नहीं है कि जेडीयू जिन धर्मनिरपेक्ष मतों को इकट्ठा करने में लगा है, तो दूसरा जो मोर्चा है धर्मनिरपेक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व वाला, उसके बिखरने के बाद उन मतों का ध्रुवीकरण जो है जनता दल यूनाइटेड की तरफ हो रहा है। नए दोस्त तलाश रही बीजेपी को इस वक्त नीतीश सबसे ज्यादा खटक रहे हैं। उन्होंने ऐन मौके पर बिहार में ऐसा झटका दिया कि बीजेपी उससे उबर भी नहीं पा रही। गाहे बगाहे बीजेपी नेता ये सवाल पूछने से नहीं चूकते कि वाजपेयी सरकार में मंत्री पद का सुख भोगने वाले नीतीश ने सांप्रदायिकता के कितने मुहावरे गढ़ रखे हैं। ये सुविधा की राजनीति करने वाली पार्टियां, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे जो भी पार्टियां हैं, ये सुविधा की राजनीति करते हैं। असुविधा की राजनीति करने वाले लोगों का सेकुलरिज्म की परिभाषा भी समय समय पर बदलता है। दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है, लेकिन पुरानी खटास पूरी तरह खत्म हो गई है। बात ऐसी भी नहीं। रामविलास के नाम पर भी कुछ नेता अपनी नाराजगी छिपा नहीं पा रहे। उन्हें बार बार वो पुराने बोल याद आ रहे हैं जो रामविलास ने 2002 में कहे थे। वो घटना ने पूरे देश को हिला दिया है और उस घटना से न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भारत की छवि गिरी है और ऐसा लग रहा है कि शायद जो है सरकार जो है मूक दर्शक होकर के देख रही है। और इसलिए जब कल निंदा का प्रस्ताव पार्लियामेंट में आने वाला है और हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि हम निंदा के प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे और हर पार्टी ने निंदा किया है, इसलिए निंदा करना भी चाहिए। तो इसी परिस्थिति में एक तरफ में हम सरकार के खिलाफ में यदि हम निंदा प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे तो फिर दूसरी तरफ में हम सरकार में कैसे रह सकते हैं। मुझे लगता है जो व्यक्ति आज भरपेट गाली देता था, जिनके चलते एक वोट से हम अटल जी की सरकार चली गई थी, जो नरेंद्र भाई मोदी को सांप्रदायिक और अछूत मानते हैं,
आज उनको कौन सा ऐसी स्थिति हो गई कि वो अछूत दूर हो गया। सवाल सांप्रदायिकता का कम और सुविधा की राजनीति का कहीं ज्यादा है। सत्ता के समीकरणों के लिहाज से ही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बदलता रहता है। टीम न्यूज नेशन। अब धर्मनिरपेक्षता की ही बात कर लेते हैं, तो राजीव रंजन जी, आपकी परिभाषा आज क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है अजय कुमार जी, बार बार गोधरा के दंगों के समय नीतीश कुमार जी की भूमिका को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से भ्रम का अभियान चलाती रही है। एक बात मैं बार बार कहना चाहूंगा, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारी पार्टी चुनाव लड़ती रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक घटक के तौर पर जरूर थे, लेकिन गुजरात में जो गुजरात की सरकार की कार्यशैली थी, जो वहां पार्टी के अंदर के आंतरिक लोकतंत्र को लेकर के जो सवाल उठते थे, जिस तरह से सांप्रदायिकता को ढाल बना करके उन्होंने ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की, हमारी पार्टी ने बराबर उसकी मुखालफत की और हम वहां उनके खिलाफ हर चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारते रहे हैं। और जहां तक जिस बयान को लेकर के गुजरात में एक सार्वजनिक समारोह में नीतीश कुमार जी के भाषण का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोग कई बार करते हैं। सार्वजनिक समारोहों में जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री उपस्थित हो और भारत सरकार के कोई माननीय मंत्री वहां उपस्थित हो, तो जो एक औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी करना पड़ा है और कांग्रेस के नेता भी करते हैं, दूसरे राजनीतिक। राजीव रंजन, यहाँ दो सवाल है मेरे। सबसे बड़ा सवाल है, एक राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करता है, उनके खिलाफ उनके नेतृत्व को चुनौती देता है, और उसके बाद अगर आप कहेंगे धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर हमें कोई कैफियत देनी है, मैं समझता हूं भाजपा के। मैं आपसे दो सवाल यहाँ रखना चाहता हूँ। पहली चीज ये, अगर आप ये कहते हैं कि जो गुजरात में हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते थे, तो क्या आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गुजरात इकाई अपने आप में स्वयंभू तरीके से काम करती थी और राष्ट्रीय नेतृत्व का उससे कोई लेना देना नहीं था? और दूसरी चीज, नीतीश कुमार उस समय भी एनडीए में मंत्रिमंडल में शामिल रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, रामविलास पासवान ने दिया था। नैतिकता का यह पैमाना उस समय कहां था साहब? ये दोहरा मापदंड है। दोनों स्थितियों को समझ लीजिए। रामविलास पासवान जी ने गोधरा के दंगों का सवाल उठाया था, लेकिन दंगे के एक महीने के बाद उन्होंने इस्तीफा इसलिए किया था कि उन्हें मन माफिक मंत्रालय नहीं दिया जा रहा। ये आप आज कह रहे हैं, उस वक्त आपने नहीं कहा था। का सवाल है, माफ कीजिएगा राजीव रंजन जी, प्रतिरोध जताया, उस समय आप लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। आप लोग चाहते थे मनाकर रामविलास पासवान को अपने पास रखने की। बड़ा संवेदनशील मसला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उस समय हम लोग भी रिपोर्टिंग करते थे राजीव रंजन जी, मसला है बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ उस समय हम लोग भी रिपोर्टिंग करते थे। सवालों पर पूरा जवाब अगर नहीं आप लेंगे जी अजय कुमार जी, मैं वही बात आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने अगर राजधर्म के पालन की सलाह दी थी तो वो कैबिनेट की सामूहिक भावना थी और नीतीश कुमार जी की भावना उसमें सन्निहित थी। माफ कीजिएगा, वहां पर गुजरात जी नहीं, माफ कीजिएगा, वहां पर कैबिनेट का कोई नेता। राजीव रंजन जी, आप लोग एक्चुअली राजनीति वाकई में सहूलियत के हिसाब से करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर नरेंद्र मोदी को टिप्पणी कर रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर कोई टिप्पणी उस समय नहीं की थी, कैबिनेट के तौर पर नहीं। और अगर ऐसा था तो आपके नेता इस्तीफा दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। मैंने आपको कहा, इस्तीफे का सच रामविलास पासवान जी का भी आपके सामने मैंने रखा और आप भी उस सच को जानते हैं। और जहां तक नीतीश कुमार जी ने लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध जताने का सवाल है, उन्होंने विरोध जताया और लगातार गुजरात में अपने उम्मीदवार उनके खिलाफ जी। और जहां तक गठबंधन माफ कीजिएगा नलिन जी, माफ कीजिएगा नलिन जी, समय दरअसल कम है, इसलिए मैं आपको अभी शामिल नहीं कर पा रहा हूं। हमारी भागीदारी। राजीव रंजन जी, बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा आपसे, अफसोस थोड़ा और वक्त होता तो हम लोग बेहतर बातचीत कर सकते थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक दल गठजोड़ राजनीति से चुनाव से पहले करते जरूर हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि यह गठजोड़ सहूलियत का होता है। वापस आ रहे हैं और खबरों के साथ।